आज का ये वीडियो संदीप माहेश्वरी जी और जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं उनके बीच जो उठापटक चल रही है, उनके बीच जो एक तरह का एक तरह की फाइट चल रही है, उसके ऊपर है। और उसको हम लोग देखेंगे कि उन दोनों के बीच फाइट किस बात के लिए है ना। दोनों की फील्ड लगभग लगभग एक समान है। एक आदमी का बिजनेस अलग है। संदीप माहेश्वरी जी का बिजनेस चित्रों का है कि वो चित्रों को बेचते हैं, पिक्चर्स, वीडियोस, ऐसी चीज़ें बेचते हैं। विवेक बिंद्रा का वो नहीं है। लेकिन विवेक बिंद्रा जी का जो मोटिवेशन और जो वो इस तरह के कोर्स लाते रहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट टाइप के, है ना। एक उन्होंने अभी बड़ा बिजनेस ऐसे करके भी एक लॉन्च कर रखा है। 10 दिन का MBA कोर्स एक लॉन्च कर रखा है ऑनलाइन। और कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी जी भी इस फील्ड में, कभी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में, है ना, उस तरह के सेशन करते हैं और बिजनेस के सेशन भी करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा उनके साथ में मैचिंग होती है, क्योंकि विवेक बिंद्रा जी भी कभी गीता पर, कभी उस पर उतना उनका स्पिरिचुअलिटी पे उतना ज़्यादा नहीं है, पर वो भी करते हैं। पर आई थिंक यहाँ वो समस्या नहीं है। यहाँ जो समस्या है इन दोनों के बीच में, वो है जो मोटिवेशन और जो लाइक ए 10 days MBA कोर्स और उसका जो उनका ढांचा है, और उसमें जो वो फीस वगैरह लेते हैं एक आदमी से 50,000, है ना। और कुछ एक बच्चों ने ऐसे वीडियोस डाले हैं यूट्यूब पर जो शिकायत कर रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। और उस पर एक वीडियो संदीप माहेश्वरी जी ने उस पर बना दिया था कि भाई ये एक स्कैम चल रहा है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में चल रहा है। उन्होंने एक जनरल ऐसा वीडियो बनाया किस तरह के स्कैम चल रहे हैं कि आपको बिजनेस का एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, या आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चले, 10 लाख रुपए महीने के हिसाब से आप अर्निंग करेंगे, मतलब 1.25 करोड़ साल का, है ना, इस तरह का। तो इसको, या इस तरह के बिजनेसेस को वो स्कैम बोल रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो बात भी ठीक है, और वो क्यों ठीक है इस पर मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि वहीं इसका सोल्यूशन भी है। और जिस बात पे ये दोनों फाइट कर रहे हैं, उसका समाधान हम लोगों के पास है। तो समाधान पर भी मैं आखिरी में आऊँगा, बताऊँगा। तब तक इनकी समस्या को हम लोग समझ लेते हैं कि इनकी समस्या क्या है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो हैं वो मोटिवेशनल एक टीचर टाइप के हैं, और लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं तरह तरह से। कई बार फ्री भी करते हैं, कई बार चार्जेस भी लेते हैं, ऐसा वो करते रहते हैं। और काफ़ी हाई उनकी फीस होती है, काफ़ी पॉपुलर है। यूट्यूब पर भी आप जाएंगे तो काफ़ी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग दोनों के सेम से ही हैं मेरे ख्याल है। थोड़े बहुत संदीप माहेश्वरी जी के ज़्यादा हैं, उनके थोड़े बहुत कम हैं, लेकिन कोई खासा फर्क नहीं है। व्यूअरशिप लगभग बराबर है दोनों की। संदीप माहेश्वरी जी स्पिरिचुअलिटी का जितना सारा कोर्स है, और जितना वो मोटिवेशन का सारा कोर्स चलाते हैं, वो अपने पैसे से खर्च करते हैं, ऐसा उनका कहना है। कि वो जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं लोग, उनसे कोई फीस नहीं लेते, बल्कि वहाँ का भी जितना भी जो भी कुछ खर्चा है वो करते हैं। और ऐसा उन्होंने कई बार किया भी है। एक बार का मुझे पता है कि 10 करोड़ रुपए उन्होंने 10 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए बिजनेस के लिए दिए थे, वो भी वापस नहीं करने की शर्त पे कि आप करो, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप आगे और लोगों को ऐसे मदद कर देना। इस तरह की करते रहते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का भी कहना है कि वो भी इस तरह की सोशल वेलफेयर काफ़ी करते रहते हैं।
खाना पीने का, इस तरह का। तो और इनके दोनों के वीडियो की लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे पड़े होंगे, वहाँ से आप इनके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिनसे आपको ये मसला समझ में आ जाएगा। और उन्हें पहले ज़रूर देखें। ये वीडियो जहाँ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे स्किप करके पहले उन दोनों वीडियोज़ को देखें, तब फिर मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। संदीप माहेश्वरी जी ने एक ऐसा जनरल वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि ये सब स्कैम है। जितने भी ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जॉब दिलाने के, है ना, कि भाई कोचिंग करो, ये करो, वो करो, तो आपका नंबर आ जाएगा, आपको जॉब लग जाएगी वगैरह। और इस तरह के कोर्सेज बिजनेस मैनेजमेंट टाइप के, कि आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। अब ये इसको क्यों स्कैम कह रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है जिससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ। तो वो क्या कारण है उसको समझे कि भाई इस दुनिया में जितनी मांग है, दुनिया में बोले तो, क्योंकि बाद में इसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा बीच में कूद पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन वो ऐसे कूद पड़े कि ये स्कैम नहीं है, ये बिजनेस है, ये सही है, ये ऐसा करके। तो उसके बाद में फिर अब इन दोनों में आपस में एक तरह की वीडियो वार चल रही है कि संदीप माहेश्वरी जी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनके जैसे लोग बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, और वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहना चाह रहे हैं कि नहीं, स्कैम नहीं है, ये एक बिजनेस ही है, इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है। और उन्होंने इनको कहा भी है कि आप हमें भी बुला के हमसे भी क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। बच्चों की वीडियो तो आपने देख लिए, जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे यहाँ से उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ कुछ ठगी हुई है, उनके साथ कुछ स्कैम हुआ है, तो हमें भी बुला के एक बार हमारी साइड भी सुन लीजिए। तो उनका वीडियो देखेंगे तो लगेगा कि वो भी ठीक बोल रहे हैं, उन्हें भी सुनना चाहिए। तो एक तरफा की कोई बात से कुछ नहीं होता है, वो भी सही बात है। और संदीप माहेश्वरी जी की बातें भी सुनेंगे, उनका वीडियो भी देखेंगे, तो लगेगा कि बात तो ये भी ठीक कह रहे हैं। दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, उन दोनों के एस्पेक्ट को समझेंगे। पहले संदीप माहेश्वरी जी के एस्पेक्ट को समझेंगे। उनका एस्पेक्ट क्या है कि भाई भारत में जितनी मांग है जो भी चीज़ों की, है ना, चाहे वो समोसा हो, चाहे वो बच्चों की किताबें हों, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी बिजनेस, तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जिसमें कांटे का कंपटीशन नहीं है। कोई एक आध बिजनेस छोड़ दे जहाँ मोनोपोली है, तो जो मोनोपोली है वो इस दायरे में आता भी नहीं, क्योंकि उनका उनकी टेक्नोलॉजी, उनका रेसिपी वो उनके पास है, तो उसमें उन्हें दूसरा कोई आदमी टक्कर नहीं दे सकता। जैसे एप्पल की कंपनी है, तो अब उसको कोई दूसरा आदमी टक्कर नहीं दे सकता। थोड़ा बहुत सैमसंग टक्कर देती है, लेकिन अभी भी नंबर 1 वही बनी हुई है, क्योंकि उनकी उस सब चीज़ में मोनोपोली है। लेकिन दूसरे बिजनेसेस में आते हैं, जितने प्रोडक्ट और सर्विसेज की मांग है भारत में, तो उनकी सप्लाई तो हो रही है, जितने लोग मांग कर पा रहे हैं, है ना। सारे लोग मांग नहीं कर पा रहे, वो एक अलग समस्या है, क्योंकि मांग करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसा लोगों के पास है नहीं, तो मांग ही नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए उनके लिए बाजार स्टार्ट ही नहीं होता है। अब जो लोग मांग कर पा रहे हैं उनके लिए बाजार खुला हुआ है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बाजार में दिखाई नहीं पड़ता कि जिसकी मांग हो रही हो और उसकी आपूर्ति ना हो रही हो। वो चाहे मोनोपोली वाले प्रोडक्ट हों, और चाहे कॉमन प्रोडक्ट हों या सर्विसेज हों, आसानी से उपलब्ध है। तो मतलब अब अगर उन बिजनेस में कोई और एक नया आदमी आता है, तो मांग तो बढ़ने जाएगी, सीधी सी बात है। वो और जो दूसरे लोग वो बिजनेस कर रहे हैं वहीं से कट पट के थोड़ा इनके पास आएगा। इनके पास कैसे आएगा कि ये या तो उनसे बेहतर कुछ देंगे, या तो उनसे बेहतर कोई बिजनेस देंगे, माने सर्विस देंगे लोगों को, या कुछ प्रोडक्ट में बेहतरी देंगे, या प्रोडक्ट उसी स्तर का है तो कुछ चीप देंगे, माने कुछ सस्ता देंगे, माने कुछ इन्हें ऐसा
उसके साथ में ऐड ऑन करना पड़ेगा, कुछ बात जोड़नी पड़ेगी जो दूसरी जगह नहीं है लेकिन इनके प्रोडक्ट में होगी, तो जिन लोगों को वो बात समझ में आएगी, वो बात अच्छी लगेगी, वो कस्टमर वहां से हटके इनके पास आ जाएंगे, है ना। टोटल कस्टमर संख्या है वो तो उतनी ही है, वो तो कोई बढ़ नहीं रही है। तो इस तरह से जब देखा जाए तो ये जो इस तरह के कोर्स चलाते हैं, भाई 10 डेज का MBA कोर्स, और उसमें बताते हैं कि ऐसे बिजनेस करेंगे तो ऐसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका कस्टमर की संख्या बढ़ेगी, ऐसे है ना। इस तरह से आप कस्टमर को चिपका सकते हैं। जैसे कई बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि कस्टमर से पूछो कि आपका भाई बजट क्या है, और अगर वो बोलता है कि नहीं ये तो छोटा काम है, ये तो आप हमें फ्री कर दीजिए, तो आप देखो कि उसमें फ्री कर दो, दूसरी चीज़ में अर्न कर लो। मतलब इस तरह की ट्रिक्स वगैरह वो ऐसे बताते हैं, बिजनेस की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, कि कस्टमर को लगे कि आप उसके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ जुड़ जाए और आपके बिजनेस में आपको मुनाफा दे और उसको भी लाभ हो सर्विस इत्यादि का। तो वो इस तरह की टैक्टिक्स हैं जो आप कहीं भी MBA के कोर्स होते हैं या कहीं भी बिजनेस के कोर्स होते हैं, या ऐसे कॉमन सेंस भी है, जो लोग कोर्स नहीं करते वो भी इन सब चीज़ों का जिनको जैसी समझ आती है इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह का कोई आदमी कोर्स बेच रहा है और कोई लोग खरीद रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आज की जो मार्केट है, खुली मार्केट है, उसमें कोई कोई ये समस्या है। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी ने जो लॉज दिखाए, है ना, और जो बातें बताई, उस तरह से देखेंगे तो वो कई लॉज का वायलेशन है, और उसके आधार पे उनके ऊपर केसेस हो सकते हैं। अब वो कितना वायलेशन है, कितना क्या है, ये तो जब कोई केस करेगा उनके ऊपर और उस पर जो निर्णय आएगा कोर्ट का, वो तो वहाँ से ही पता चलेगा। मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भारत के लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स्ड हैं, है ना, और उनमें लूपहोल भी है। जैसे संदीप माहेश्वरी जी बता रहे हैं कि भाई मनी मैनिपुलेशन जो है वो अगेंस्ट द लॉ है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 10 लोगों को जोड़ा, उनसे 1-1 लाख रुपए ले लिए और फिर उनको बोला कि आप 10 लोगों को जोड़ो तो आपको 30-30 हज़ार रुपये करके ऐसे वापस मिल जाएंगे, और फिर और आगे ऐसे बिजनेस होगा जो है MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग होती थी वगैरह वगैरह। हालांकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोल रहे हैं कि वो कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, वो एफिलिएशन का बिजनेस कर रहे हैं, पर ये तो बाद में पता चलेगा, हमें नहीं मालूम इसमें उनकी क्या सच्चाई है। लेकिन जो मैं बता रहा था कि उसमें लूप होल कहाँ होते हैं, क्या लूप होल ये होते हैं कि उसके साथ एक प्रोडक्ट आप डाल दीजिए, चाहे प्रोडक्ट 10 रुपए का ही है, लेकिन आपने प्रोडक्ट डाल दिया और उसकी कॉस्ट रख दिया आपने 1,000 रुपये, और आप बेच रहे हैं और वो खरीद रहे हैं, तो अब उस पर कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो सकेगी, कोई प्रोडक्ट है। और किस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस होगी इसका कोई मापदंड है नहीं कानूनन। ये डिपेंड करता है जो बाजार जो उस प्रोडक्ट को दे रहे हैं वो, और जो खरीद रहे हैं वो। अगर खरीदने वाला उस प्राइस पे खरीद लेता है और बेचने वाले का बिक जाता है, तो ये कोई इलीगल है नहीं। अगर बीच में प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है और मनी मैनिपुलेशन है, तो वो अगेंस्ट लॉ है। तो दोनों के पास में लीगल एडवाइजरी जो डिपार्टमेंट है दोनों के पास है, दोनों ही भाई करोड़पति आदमी हैं। विवेक बिंद्रा भी करोड़पति आदमी है, संदीप माहेश्वरी जी भी करोड़पति आदमी, तो इनके पास लीगल पूरी टीम होगी वकीलों की। इन्होंने उन वकीलों से ये सब निकलवा लिया, उनके पास भी टीम होगी, वो भी ये बात सोच के ही ऐसा बिजनेस कर रहे होंगे कि भाई हम कहीं कानून के पचड़े में ना पड़े। और फिर भी उसके बावजूद भी जिनको अर्निंग का कुछ भरोसा रहता है, वो कई बार कोई लॉ में कोई समझौता भी कर जाते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं। इसी तरह के कई लोग पकड़े गए, कई लोग भाग गए भारत को छोड़ के, कई लोग जेलों में पड़े हैं, है ना, वो भी होता है। तो बहरहाल इसकी क्या वास्तविकता है, ये तो जब कोई उन पर केस करेगा और उन पर कोई कार्रवाई होगी, कोई डिसीजन आएगा, वहाँ से ठीक से पता चलेगा कि इन्होंने कोई लीगल वायलेशन किया है या नहीं किया है, कोई कानून तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। पर हम लोग उसके अलग से थोड़ा बात करते हैं कि जब संदीप माहेश्वरी जी ऐसी चीज़ों को
स्कैम बता रहे हैं, जिसमें मैं भी सहमत हूँ, है ना, और दूसरे एस्पेक्ट से सहमत हूँ। स्कैम मतलब मैं लीगलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो कानून का वायलेशन है और नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहा, उसके अलग कि बिजनेस कुल मिला के लिमिटेड है, मतलब जितना है उतना है। अब हम इसको इस उदाहरण से समझें कि जैसे आईएएस की 600-700 लगभग सीटें होती हैं पूरे भारत में, शायद हर साल में, कि 600-700 आईएएस का निर्वाचन होता है और उनका टेस्ट भी होता है। और आज से नहीं, बहुत सारे सालों से हो रहा है। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो आईएएस वगैरह की, यूपीएससी वगैरह की इनकी तैयारियां कराते हैं। तो सीटें तो उतनी हैं, सीटों में तो कोई इजाफा है नहीं, मतलब उतने ही लोगों को जॉब मिल रही है, चाहे कितना ही ये तैयारी कर लें। तो ये अपने घर बैठ के तैयारी करें तब भी उतने लोगों को जॉब मिलनी है, 700 लोगों को अगर 700 मान लें, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके सारे लोग तैयारी कर लें तो भी उतने ही लोगों को आईएएस की जॉब मिल रही है। तो अब ये जो वहां तैयारी हो रही है, और तैयारी क्या हो रही है, वही कि जी के पढ़ लेनी है, वो रट लेनी है, और जो आपके टॉपिक हैं, जिन टॉपिक पे आप वहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जाम, सेकेंडरी एग्जाम दे रहे हैं, तो वो आपको क्लियर करने हैं, और क्लियर क्या करने, दूसरे से बेटर क्लियर करने। तो आपकी क्षमता में तो कोई बहुत विकास होता नहीं है इन चीज़ों से, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनका कोई बहुत मतलब होता नहीं मैनेजमेंट में। तो आईएएस क्या करते हैं, वहाँ जाके मैनेजमेंट ही करते हैं। तो इससे ज़्यादा कोई बहुत अर्थ वहाँ पे, बहुत अंतर कोई पड़ता नहीं है। तो ये जो कोचिंग सारा बिजनेस चल रहा है कि लोगों को बुलाना, उनसे हजारों की, लाखों की फीस लेना, ये जो बर्डन पड़ता है स्टूडेंट्स के ऊपर, और जो नहीं कर पाते वो इन तरह की इंफॉर्मेशन से थोड़े पिछड़ जाते हैं, उनका नंबर नहीं आता, तो वो भी इस तरह की कोचिंग लेने का प्रयास करते हैं, जिसमें दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर है और भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। और जब कभी इस तरह के लोग फेल हो जाते हैं या 2-2 3-3 अटेम्प्ट में नहीं आ पाते, कई बार सुसाइड भी करते हैं, बहुत निराशा हो जाती है। तो ये एक तरह का स्कैम ही है, क्योंकि ये आपकी कोई क्षमता का विकास तो करता नहीं। ये आपके अंदर केवल इंफॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब जैसे उदाहरण के लिए कोई आईएएस है, वो उसके उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का था प्रीलिमिनरी सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और उन्होंने उसको और ज्यादा इनके यहाँ कोचिंग करके, इन्होंने टेक टेस्ट लगा के कि भाई इस तरह के सवाल आते हैं, ये सवाल रिपीट हो सकते हैं ना, क्योंकि एग्जाम का भी एक पैटर्न ही होता है। तो उस तरह की थोड़ी ट्रिक लगा के उनकी तैयारी करवा देते हैं, तो इनके नंबर ज़्यादा आने के चांस बन जाते हैं। तो जिन लोगों के पास पैसा है वो लोग ही इन चीज़ों में आगे चले जाते हैं और उनके ही वहाँ नंबर आ जाते हैं। इससे कोई उनकी क्षमता का विकास होगा ऐसा तो कुछ है नहीं। वो फिजिक्स केमिस्ट्री आईएएस को तो वहाँ काम आने वाली है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा स्कैम टाइप ही है। इसी तरह से बिजनेस में देख लो कि बिजनेस में आप कोई अगर नई चीज लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसी नई इन्वेंशन है आपकी, कोई नई खोज है, तो वो तो ठीक है, उसका तो समझ में आता है कि भाई नई है तो वो बिजनेस ग्रो करेगा, लोगों को उसकी जरूरत पड़ेगी, जो शुरू शुरू में उस बिजनेस में आ जाएंगे, और उतने लेवल तक के जब तक उसकी फुल मांग होने लगेगी, सप्लाई होने लगेगी, वो वहां जाके सैचुरेशन हो जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं, ऑलरेडी सैचुरेटेड है मार्केट, उनमें कोई काम कर रहा है, उसके तो सफल होने की चांस ना के बराबर है, क्योंकि जो ऑलरेडी उस बिजनेस में स्टेब्लिश है, उसको आपको नए, आपका एक आपकी शुरुआत है, उस नई शुरुआत में उसे टक्कर देना तो संभव नहीं है। ना प्राइसिंग में संभव है और ना
क्वालिटी में संभव है ना, जब तक वो खुद ही अपनी क्वालिटी ना खराब करने लगे। जैसे उदाहरण के लिए, अभी मैं पतंजलि का घी खरीद के लेकर आया गाय का। अब तक जो मैंने घी खरीदे थे उनके यहाँ से, वो और दूसरे जगह की घी की तुलना में ठीक होते थे। उसमें से सुगंध भी आती थी गाय की, वो भी होता था। अब जब मैं इस बार लेकर आया तो मैंने देखा वो 1 लीटर का उनका डिब्बा जो है वो बज रहा है पानी जैसा, इस टेम्परेचर पे। यहाँ 4-5 डिग्री, 5-6 डिग्री का टेम्परेचर है दिल्ली में इस समय, और वो ऐसे बज रहा है पानी की तरह, तेल की तरह। फिर भी मैंने सोचा पता नहीं, शायद कुछ होगा। मैं ले आया और खोल के देखा तो उसमें आधा लीटर के आसपास, 1 लीटर में मस्टर्ड ऑयल था। मैंने सूंघ के भी देखा तो मस्टर्ड ऑयल की गंध आ रही थी उसमें से। तो मैंने देखा यार ये क्या बसूड़ी है, वही बज रहा था उसमें। देखा नीचे लगभग आधा लीटर के आसपास घी बैठा हुआ है, और उसके ऊपर तेल जो है वो तैर रहा है। वो तेल मैंने अलग निकाला तो देखा कि इसमें से शायद कोई घी की स्मेल आएगी, लेकिन घी की कोई स्मेल आई नहीं। पता नहीं, शायद तेल की स्मेल उसमें रची पची होगी तो नहीं आई होगी, क्या है, या वो भी पूरा नकली है। तो मैंने इनकी कंप्लेंट भी की, इनके अपने नंबर पे, जो इनका 1800 का कंप्लेंट सेल नंबर है, जो इनका मेल है, उस पर भी। उसका वो बिल तो था नहीं, क्योंकि बिल तो हम लोग लाके फेंक देते हैं, उसका क्या करता। बाकी सब उसके नंबर, बैच नंबर, वो सब फोटो वोटो वीडियो बना के सब डाल दिया। और वो खाली जो आधा लीटर का घी था उसमें भी कुछ तेल था, उसका वीडियो बना के मैंने डाल दिया, क्योंकि वो वाला तेल तो अलग निकाल के उसमें सब्जी छौंक ली थी। बाद में जब मैं दुकान में गया, वहाँ पूछा कि भाई ये ऐसा ऐसा आ रहा है, तो उन्होंने मुझे कंप्लेंट नंबर वो बताया जो उसी डिब्बे पे ही लिखा हुआ था। बोले इस पर आप कर दो, तो जब किया तो वो तेल वाला हिस्सा तो दिखाने के लिए नहीं था मेरे पास में, और मैंने उनको लिख दिया कि इसमें ऐसा ऐसा आया है। और इस बैच के जितने भी सारे दूसरे तेल है, क्योंकि सारे डिब्बे ऐसे बज रहे थे, मैंने जाके देखा। इनकी पतंजलि की अपनी दुकान पे भी देखा, क्योंकि मैं आपका बाजार एक है वहां से लेके आया था, मुझे लगा कि शायद इन्हीं लोगों ने नकली ना घुसा दिया हो। तो पतंजलि जो स्टोर थे, मैंने वहां पर भी जाके देखा तो उनके भी डिब्बे ऐसे ही तेल की तरह बज रहे थे, इस 5-6-7 डिग्री टेम्परेचर में। क्योंकि इसमें तो कोई भी घी जम जाता है। जो देसी घी है वो तो चम्मच से काट के निकालने पड़ते हैं, मतलब इतना जोर से जम जाता है। तो अब ये अपनी क्वालिटी खराब करने लगे तो दूसरे किसी बिजनेसमैन को मौका मिल सकता है। अदरवाइज तो कोई पतंजलि को टक्कर दे, जो क्वालिटी वो अपनी चीज़ों में शुरू में दे रहे थे, और प्राइसिंग भी है ना, बाद में स्टेब्लिश होने के बाद वो पैसे कमाने के चक्कर में या ध्यान नहीं देते हैं, XYZ जो भी कुछ भी होगा। तो एक बिजनेसमैन डंप होगा तो दूसरे बिजनेसमैन को ये मौका मिल सकता है। लेकिन टोटल बिजनेस तो उतना ही है ना। टोटल 600-700 रुपए का इनका घी का डिब्बा है, तो 600-700 रुपए में जो घी लोग खरीद सकते हैं वो तो उतने ही है गिनती के, वो तो बढ़ नहीं रहे हैं। तो अब जैसे अगली बार मैं इनका घी खरीदने के पहले उसे बजा के देखूंगा, बज रहा होगा तो मैं नहीं खरीदूंगा, मैं किसी और कहीं और से खरीदूंगा, या खरीदूंगा ही नहीं, बंद कर दूंगा, तेल ही खाऊंगा फिर। तो या तो इस तरह से कस्टमर कम होंगे, या तो कस्टमर किसी और की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक घी वगैरह जो आते हैं वो काफ़ी महंगे हैं, 1500 रुपए के, 2000 रुपए के लीटर के हिसाब से आते हैं। 3-4 गुना उनकी कीमत होती है। तो वो जो लोग खरीद सकते होंगे वो खरीद रहे होंगे, अब हमारे बस की तो नहीं है। तो कुल मिला के मैं बात बता रहा था कि टोटल बिजनेस जो है वो तो उतना ही है, उसमें तो कोई बहुत हेर फेर होता नहीं। तो अब इस तरह के जो कोर्सेज नए लोगों को दिए जा रहे हैं, उनको बिजनेस तो मिलेगा नहीं ना। उनको बिजनेस दो ही वजह से मिल सकता है, कि या तो वो कुछ उसमें इनोवेशन कर दें जिसकी संभावना 99% नहीं होती है, कोई एक आध आदमी में कोई परसेंटेज रहती है कि वो कुछ ऐसी नई इनोवेशन कर सकता है। क्योंकि जितने बच्चों को ये कोर्स दे रहे हैं, अगर सारे इनोवेटिव हो जाएं तो इनको बिजनेस मिल जाएगा, और जिनके पास बिजनेस है वहां से कम हो जाएगा।
लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस है 10 लाख करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का, जैसे पतंजलि का है 50,000 से भी ज़्यादा करोड़ का बिजनेस है, उसे कोई एक नया आदमी, एक नया कहाँ से टक्कर दे देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो या तो वो क्वालिटी में कंप्रोमाइज करेगा, या तो कस्टमर से झूठ बोलेगा, या तो कुछ ना कुछ तिकड़म लगाएगा, तो पॉसिबल है। नंबर 1 में पॉसिबल नहीं है, या है भी तो वो बहुत गिना चुना लोगों के लिए है, तो ज़्यादातर के लिए तो समस्या खड़ी ही होगी, है ना। तो अब इस बात से ऐसा आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों इसको स्कैम बता रहा हूँ। इस तरह का स्कैम है एजुकेशन में ही नहीं, बिजनेस मॉडल में भी, और बहुत सारे तरह के स्कैम। लोग बैंकों से लोन लेके ऐसे बिजनेस के कोर्स करते हैं, फिर सीधी सी बात है बिजनेस भी लोन लेके ही डालेंगे, और उनको लाभ हो नहीं पाता है, लोन पटा नहीं पाते हैं, तो फिर उनकी समस्या खड़ी होती है। अब लोन नहीं दे पाएंगे तो बैंक वाले उनके यहाँ खड़े रहते हैं। तो ये एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है लोगों के उसमें। और ऐसा दुष्चक्र देख के संदीप महेश्वरी जैसे, क्योंकि सामाजिक लेवल के आदमी हैं, उन्हें भी कष्ट होता है जब वो ऐसे बच्चों को देखते हैं कि 20, 22, 25, 30 साल के बच्चे हैं और बिजनेस में पैसा डुबो रहे हैं, और पैसा उनका जा रहा है, और ये इस तरह के लोग कोई भी वजह से उनका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो एक टीस होती है उन्हें। और उसके लिए वो अपना भी पैसा खर्च करके अपनी लीगल टीम देके और उनके केस लड़ने की बात कर रहे हैं, जो कि मैं तो इस बारे में उनका प्रशंसक ही रहूँगा। मेरी सहमति रहेगी उनके साथ में कि कम से कम एक केस जो है कोर्ट में जाए और वहाँ पे क्लियर हो कि कोई लीगल प्रॉब्लम हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं भी हुई है और कुछ गलत हुआ है और उसका कोई कानून नहीं है, तो उसका कानून भी वहाँ बने, क्योंकि जो इस तरह के चालाक थोड़े लोग रहते हैं, वो कानून की में लूपहोल्स ढूंढ के उसका लाभ उठाते हैं। चल बहुत लोगों ने उठाए हैं, लगातार उठा भी रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी जी के बाद जो बीच में जो ये वाक युद्ध चल रहा है, इसका पटाक्षेप होना चाहिए और कोर्ट में जाके होना चाहिए, ऐसे नहीं सेटल होना चाहिए। हालांकि संदीप महेश्वरी जी को उनको भी बुला के और उनकी भी बात सुन के, उनसे भी क्वेश्चन आंसर करके और डालने चाहिए, वो भी एक ज़रूरी है। मैं विवेक बिंद्रा जी के साथ में हूँ इस बारे में कि उनको भी मौका मिलना चाहिए था, जबकि वो मौका दे रहे हैं। नहीं देते तो अलग बात थी, मौका दे रहे हैं तो वो मौका भी रखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये इस तरह के केस जो है वो कोर्ट में जाने चाहिए, ताकि वहाँ पे भी इनका दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि एक बच्चा 50,000 रुपये की फीस दे रहा है 10 दिन की, कम नहीं है भाई, बहुत होती है ना। 5,000 रुपये रोज का बहुत होता है। तो अगर ये इस तरह के स्कैम ही हैं मेरी समझ में, तो ये अब आते हैं समाधान के ऊपर। तो अब इन दोनों के समाधान पे आते हैं कि इन दोनों के पास समाधान तो है नहीं किसी के पास भी। वो कोई कानून तोड़ रहे हों तो भी इनके पास समाधान नहीं है, क्योंकि कानून का पचड़ा हो जाएगा तो ठीक है, उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे। विवेक बिंद्रा अगर इतने सारे लोगों के पैसे वापस करने लगे तो वो सड़क पे आ जाएंगे, है ना। और अगर कानून का पचड़ा नहीं है और तो ये बच्चे सड़क पे हैं। और इस तरह से न संदीप महेश्वरी जी के पास में इनका किसी का कोई समाधान है, न डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास है, और ना ऐसे कोई भी लोगों के पास है जो इस तरह के कोर्स दे रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद इससे पैसा कमा रहे हैं और इनके पैसे भी खर्च होते हैं। जैसे विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि हमें कोर्स बनाने में और ये सब करने में पूरी टीम लगी रहती है, 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें लोग काम करते हैं, तो पैसा तो खर्च होता ही है भाई। कई लाख रुपए की सैलरी वो हर महीने दे रहे होंगे, है ना। जैसे संदीप महेश्वरी जी हैं, उन्होंने पूरी उनकी एक टीम होगी जो ऐसे पिक्चर्स और वीडियो बनाती होगी, जिनका ये बिजनेस करते हैं, बेचते हैं।
तो उनका हर महीने में उनको पूरा सैलरी वो करना, नई नई टेक्नोलॉजी को खरीदना, उसका इस्तेमाल करना, है ना, बहुत सारा खर्चा होता है भाई इसमें। तो जब ऑलरेडी वो खर्चा हो जाता है और अगर ऐसा कुछ हुआ कि कोर्ट ने बोला कि ये तुम्हें पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो वो कहाँ से करेगा? दिवालिया हो जाएगा। अब या तो वो डर के मारे यहाँ से भागेगा या तो जेल में जाएगा। दोनों ही अवस्था में कोई समाधान नहीं है। इसमें भले ही संदीप महेश्वरी जी की जीत हो जाए या उन बच्चों की जीत हो जाए जिनको वो पैसे वापस मिले। अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कह नहीं सकते। वो आप देख सकते हैं, अभी जो सहारा वाले लोग थे उन सबके भी पैसे नहीं मिले और वो बहुत दिन जेल में भी रहे। अभी शायद उनका शरीर पूरा हो गया है ना। तो इस तरह की चीज़ों में कोई समाधान ऐसा हो नहीं पाता है। तो जब ऐसा समाधान हो नहीं पाता है तो समाधान क्या है इन सब चीज़ों का, और हमारे पास ऐसा क्या समाधान है कि जो सबका समाधान हो जाएगा, इन बच्चों का भी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का भी, संदीप महेश्वरी जी का। और ये समाधान आज नहीं हो जाएगा, ये भविष्य में होगा। और भविष्य में मतलब ज़्यादा दूर भविष्य में नहीं। मैंने एक समाधान लिखा है जिसका नाम है संपूर्ण समाधान। उस पुस्तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ का फ्री लिंक। आप उसको फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अगर पीडीएफ में पढ़ते हैं तो। और इसी चैनल पे ऑडियो बुक है, ऑडियो में सुन सकते हैं फ्री में। कागज़ वाली किन्हीं को पढ़ने का शौक रहता है तो वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाके संपूर्ण समाधान डालेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे संपूर्ण समाधान, तो वहाँ मेरी बुक आ जाएगी। या वहाँ जाके प्रेमजीत सरोही भी डालेंगे तो भी मेरी बुक आ जाएंगी दोनों। एक संपूर्ण समाधान है, एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। तो दोनों ही एक दार्शनिक बेस पर सॉल्यूशन है और एक सिस्टम बेस पर सॉल्यूशन है, व्यवस्था के बेस पर सॉल्यूशन है। तो उनका आप विस्तृत रूप में अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ मैं उन्हें आपको छोटे रूप में बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्या समाधान है। समस्या आप समझ गए कि समस्या है कि लोग सब पैसे कमाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आज की दुनिया में हर चीज़ पैसे से आती है। तो वो चाहे डॉक्टर विवेक बिंद्रा हों, वो चाहे संदीप महेश्वरी जी हों, चाहे वो बच्चे हों जो बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो लोग हों जो आज बिजनेस कर रहे हैं, चाहे स्वामी रामदेव हों जो संन्यास लेने के बावजूद भी बिजनेस में है ना। जबकि संन्यास का बिजनेस से क्या लेना देना है वो आज तक कभी मुझे समझ नहीं आया, कि वो जो लाल कपड़े पहन के और पूरे बिजनेस में उतरे हुए हैं, वो समझ के बाहर है बात। उसी तरह से जो योगी जी हैं वो सन्यासी होके और राजनीति में उतरे हुए हैं, वो समझ के बाहर है। इस तरह के जितने भी लोग हैं भाई, राजनीति में आ रहे हैं तो राजनेता बनिए ना, सन्यास में तो सन्यास में बनिए। मतलब ये ऐसे ही हो जाएगा कि जैसे कोई पुलिस के कपड़े पहन के आर्मी का काम करने लगे, या आर्मी के कपड़े पहन के पुलिस का काम करने लगे। तो जो काम कर रहे हो वहीं के कपड़े पहनो या वही पहचान रखो अपनी। नहीं तो ये एक तरह का स्कैम जैसा ही है कि आप शायद साधुता के चक्कर में लोगों को इम्प्रेस कर रहे हो कि देखो मैं साधु हूँ तो मेरे प्रोडक्ट अच्छे होंगे, मेरे कोई पीछे बालक बच्चा नहीं है तो मैं किसके लिए फ्रॉड करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा। ये उस तरह का एक लोगों को दिशा भ्रमित करना होगा। तो अब इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि ये सब क्यों खौच पौच हो रखी है। तो सब पैसे के चक्कर में उतरे हुए, है ना। और पैसा 90% लोगों के पास उतना है नहीं जितना कि उन्हें मांग करने के लिए चाहिए, है ना। वो अच्छे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं बाजार से। हर आदमी 3, 4, 5 लाख रुपए का एलईडी टीवी खरीदना चाहता है, सैमसंग का, एप्पल का। वो नहीं चाहता कि 10, 15, 20 हज़ार रुपए का टीवी खरीदना जिसमें ना पिक्चर साफ आती है, ना कुछ, बस थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो जाती है, नहीं तो ना पिक्चर साफ है ना कुछ है, धुंधली आती है। आएगी ही जब क्वालिटी नहीं है
तो हर आदमी जो है वो नंबर वन प्रोडक्ट और सर्विस लेना चाहता है, लेकिन केवल 10% लोग ही इन नंबर वन प्रोडक्ट और सर्विस की मांग कर पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि 70-80% के आसपास जो इनकम है हर देश की, वो उस देश के 1% लोगों के जेब में जा रही है। तो अब जिनके पास इनकम जा रही है भाई, वही तो मांग करेंगे, दूसरा कहाँ से कर देगा। अब जैसे मेरे पास कोई पैसा नहीं आ रहा, तो मैं बाजार में जाके क्या खरीद सकता हूँ? कुछ नहीं। मैं या तो कोई सस्ता सा प्रोडक्ट खरीद लाऊंगा और उस खराब सी क्वालिटी का इस्तेमाल करूंगा, या बैठा रहूंगा ये गरीबी में, या फिर कुछ इलीगल करूंगा, या फिर कुछ ऐसे ही करूंगा, कुछ ऐसी तकड़म ऐसे बढ़ाऊंगा कि मैं लोगों को फुद्दू बनाऊंगा और उनसे पैसे मांगू। है जैसे ये कोचिंग सेंटर वाले मांग रहे हैं, जैसे मोटिवेशन टीचर मांग रहे हैं, क्योंकि इससे क्या मोटिवेट होता है? दुनिया में कौन आदमी है जो पैसे नहीं कमाना चाहता? उस बात के लिए ऑलरेडी मोटिवेट है, ये और अलग से क्या मोटिवेट करेंगे उसको? कोई ना कोई स्किल हर एक आदमी के पास होती है, उसी स्किल में ही वो अपना कुछ कमा सकता है। उसमें ये क्या करेंगे? कुछ खास नहीं है ये सब चीजें। तो अब जब ज्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं है, वो मांग ही नहीं करते, तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं होती ना। जब मांग ही नहीं हो रही है, तो बिजनेसमैन क्या प्रोडक्ट बनाएगा? तो सर्विस वाला क्या सर्विस देगा? कितने लोगों को देगा? वही जितने लोग मांग कर पा रहे हैं। 10% लोग नंबर वन प्रोडक्ट की मांग कर पा रहे हैं और सर्विस की, तो 10% उन लोगों के लिए मैन्युफैक्चर हो रहा है, और समझ लो 20-1% मध्यम परिवार हैं, वो चीप चीज़ों की, लो क्वालिटी चीज़ों की मांग कर रहे हैं। तो लो क्वालिटी बाजार बना हुआ है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट बन रहे हैं। उसके नीचे 50-60-70% जो लोग हैं, वो कोई मांग नहीं कर पा रहे, वो तो भाई फ्री की सुविधाओं पे निर्भर हैं। कोई सरकार दे देती है, कोई एनजीओ दे देते हैं, जो दे देते हैं। अब फ्री में कोई नंबर वन प्रोडक्ट सर्विस तो देगा नहीं, नंबर दो प्रोडक्ट और सर्विस भी नहीं देगा, काम चलाओ चीज़ें देगा। जैसे जो लोग कंबल बांटते हैं, वो कौन से कंबल बांटते हैं? 100-100 रुपये वाले। वो 2000 रुपये वाला कंबल तो नहीं बांटेंगे, 5000 वाला कंबल तो नहीं बांटेंगे। वैसे ही खाना खिला देते हैं, 7 स्टार वाला खाना तो नहीं खिलाएंगे, वही खिलाएंगे जो 50 रुपये का एक लोकल ऐसी दुकान पे मिलता है। जो कपड़े बांटने वाले लोग हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट ही कपड़े बांटेंगे, ये दिखाने के लिए कि हमने इतने लोगों के लिए इतने कपड़े दे दिए। चूंकि उनके पास भी जो बजट आ रहा है लोगों से दान वान ले ला के, उसे उसे उन्हें दिखाना पड़ता है। उनके खुद के भी खर्चे हैं, अब काम कर रहे हैं तो उनका खुद का भी अपना खर्चा है, वो उसमें अच्छे से खुद तो जिएंगे कम से कम। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, उसके पीछे दो ही तरह के इंटेंशन होते हैं कि एक तो उसकी अपनी और उसके परिवार की जिंदगी अच्छी चले, प्लस जो काम कर रहा है वहां तक भी कुछ पहुंच जाए। तो जब मार्केट में मांग ही नहीं है, तो कोई इकोनॉमी स्टार्ट ही नहीं होती है। जितनी मांग है उतनी इकोनॉमी स्टार्ट हो रखी है, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस चक्कर में लगे हैं कि मांग कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि मांग बढ़ नहीं सकती जब तक लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। अब पैसा कहाँ से आता है, इस बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि पैसा या तो किसी बिजनेस से आ सकता है, और या तो कोई जॉब से आ सकता है, और तो कोई तरीका है नहीं लीगल। या तो आपको कहीं कोई जॉब मिली हो, या तो आप कोई बिजनेस कर रहे हो। तो बिजनेस और जॉब आप समझ लो कि वो तभी मिलेगा जब उस जितनी मांग हो रखी है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, और उनका प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही लोगों को जॉब मिलेगी। इससे ज़्यादा लोगों को जॉब पैदा हो नहीं सकती। जैसे सरकार है, सरकार के पास जितना बजट है, तो उतने बजट में जितने लोगों को वो जॉब दे सकते हैं, उतनी खाली सीटें वो निकालते हैं, उतने ही लोगों को नौकरी पर रखते हैं, उतने ही उनको पैसा देते हैं। जब ज़्यादा पैसा ही नहीं है, तो ज़्यादा लोगों को जॉब भी नहीं दे सकते। जरूरत भी नहीं है, जब मांग ही नहीं है बाजार में, तो
क्या करेंगे? तो पैसा कहाँ से आता है? जॉब से और बिजनेस से। तो जॉब कितने लोगों के पास है? जॉब भी नंबर 1 जॉब 10% लोगों के पास है, जॉब और बिजनेस। और बाकी जो मिडिल फैमिली हैं 20%, उनके पास नंबर 2, 3, 4 ये जॉब और बिजनेस है। उसमें सब लगा लो। जिन जिन चीज़ों की मांग हो रही है, उन चीज़ों की मांग होने से लेकर आपूर्ति होने तक, बीच में बिजनेस में जितना भी होते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हों, चाहे वो थोक विक्रेता हों, चाहे वो खुदरा विक्रेता हों, ये सब सब कुछ लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब तक ये पैसे का चक्कर रहेगा तब तक मांग बढ़ नहीं सकती, क्योंकि मांग बढ़ाने के लिए आपको पहले पैसा देना पड़ेगा लोगों को, वो दे नहीं सकते, क्योंकि सरकार के पास नहीं है तो सरकार कहाँ से देगी? लोगों के पास जॉब नहीं है, उनको मिलेगा कहाँ से? क्योंकि जो कंपनी के ओनर है वो कहाँ से देंगे? वो उन्हीं को देंगे जो उनके यहाँ जॉब कर रहे हैं। और जॉब में भी आप देख ही सकते हो कि किसी को 8,000 की जॉब है, किसी को 10,000 की है, 20,000 की है, 25,000 की है। ज़्यादातर जो जॉब है वो 20-25,000 तक है, 7-8 हज़ार से लेकर 25-30 हज़ार से ऊपर के जो जॉब है वो बहुत थोड़े से लोगों को, वही 10% लोगों को। तो अब ये जो परेशानी है ये कैसे टूटे? इसे ना संदीप माहेश्वरी जी तोड़ सकते हैं और ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा तोड़ सकते हैं। उनके पास इसके लिए ना कोई कोर्स है, ना कोई विजन है। इवन ये समस्या, इस समस्या तक को वो नहीं देख रहे कि जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो वो मांग ही नहीं कर सकते, तो उनका जीवन स्तर कैसे डेवलप होगा, कैसे बढ़ेगा? ऊपर से ये लोग आध्यात्मिक तौर पे उनको यही सिखाते हैं, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, चिंता मत करो, 2 रोटी में काम चलाओ। खुद बिजनेसमैन है, खुद एंजॉय कर रहे हैं, खुद 7 स्टार होटल की सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर लोगों को समझाएंगे ईश्वर को मानो, ईश्वर है कोई, वो जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है। दोनों ही कहते हुए पाए जाएंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी और संदीप माहेश्वरी जी दोनों कहते पाए जाएंगे कि जो सब हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है। जब ठीक ही हो रहा है तो अब आप जो दोनों आपस में फाइट कर रहे हो, ये स्कैम हो रहा है, वो स्कैम हो रहा है, ये अब ये क्या है? अब ये गलत है तो फिर आप दोनों आपस में फाइट क्यों कर रहे हो, अगर ये गलत नहीं है? और गलत है तो फिर लोगों को ऐसा क्यों बोलते हो, जब आप स्पिरिचुअल और वो सब बोलते हो कि भाई यहाँ जो होता है सब ठीक ही होता है, जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है? इस तरह की बातें क्यों करते हो? ये तो आप लोगों का भी स्कैम हो जाएगा ऐसे करके। अब संदीप माहेश्वरी जी कितना बोलते हैं कि आत्मज्ञान कर लीजिए, ये कर लीजिए तो आपके दुख नष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जबकि खुद वो 2020 से डिप्रेशन में है। इतने अमीर होने के बावजूद, ऐसे मोटिवेशन करने के बावजूद, ये उनका खुद का कहना है कि वो 2020 से डिप्रेशन में चल रहे हैं। तो अगर सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है, सब जो होता है बढ़िया ही होता है, तो ये डिप्रेशन क्या चीज़ है? इसे डिप्रेशन क्यों बोल रहे हो? बोलो कि ये भी सब ठीक ही हो रहा है। तो ये जो दो मुहा, दो डबल स्टैंडर्ड जैसी बातें होती हैं, दो मुहा टाइप की, एक तरफ बोल रहे हो कि अष्टावक्र गीता के ऊपर बात कर रहे हो, गीता के ऊपर बात कर रहे हो, बोल रहे हो कि पहले बड़ी ऊंचा विजन थे लोगों के, बड़ा ऐसे दृष्टि थी, ये था वो था, और फिर खुद डिप्रेशन। तो ईमानदारी से ये नहीं इस तरह से स्वीकार करते हैं कि नहीं, दुनिया में गड़बड़ चीज़ें भी होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, गड़बड़ भी होती हैं, दोनों तरह की चीज़ें हैं। जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है ऐसा करके नहीं। दुनिया में बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसी बीमारियां हो रही हैं कि जिसके इलाज मौजूद नहीं है, गरीबी है, भुखमरी है, कुपोषण है, ये सब सारी समस्याएं हैं, ये सब ठीक नहीं हो रहा है और इनके कोई समाधान नहीं है इनके पास में।
अच्छा, आप बोलेंगे कि अब आपने इतनी सारी समस्याएं तो बता दी, समस्याओं का कारण भी बता दिया। समस्याओं का क्या कारण है? ये जो मूल में अर्थव्यवस्था है पैसे वाली, कि जब तक आप पैसे रखेंगे, माने मूल्यांकन रखेंगे कि ये 2 रुपये की चीज़, ये 2 लाख की चीज़, इसकी 8,000 की सैलरी, उसकी 80,000 की सैलरी, ये जो आप बहुत सारे स्टैंडर्ड रखते हैं, ये समस्या है। क्योंकि अब जिसको 8,000 रुपये देंगे वो 8,000 से ज़्यादा की मांग तो करेगा नहीं। तो आप इकोनॉमी को ही रोक दे रहे हैं उसको 8,000 रुपये की सैलरी देके। अच्छा, सबको आप बराबर सैलरी दे नहीं सकते, क्योंकि सबको बराबर देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा हो जाएगा। अगर एक कंपनी में 10-20-50 हज़ार लोग काम करते हैं और सबकी 2-2 लाख रुपए की सैलरी आप कर दो, तो वहाँ जो प्रोडक्ट और सर्विस बन रहा है वो कितना महंगा हो जाएगा, आप सोचो। तो ऐसे कोई एक आदमी कर नहीं सकता। चूंकि पूंजीवाद है, पूंजीवाद का जो सिद्धांत है उसी पर सब लोग करते हैं, और पूंजीवाद का सिद्धांत ये है कि सस्ते से सस्ते में प्रोडक्ट बनाओ। जब सस्ते से सस्ते में प्रोडक्ट बनाओ तो सस्ते से सस्ती सैलरी रखेंगे ये लोग, और सस्ते से सस्ते में उसका रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तब सस्ते से सस्ते में बनाएंगे और फिर उस पर ओवर चार्ज करा के और अपनी इनकम करेंगे। यही तरीका अपनाएंगे। तो इसका कोई समाधान इनके पास नहीं है। तो किसके पास है? हमारे पास है। क्या है? तो ये समाधान है कि हमें एक नई अर्थव्यवस्था को एडॉप्ट करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, जो इस संपूर्ण समाधान नामक पुस्तक में लिखी हुई है विस्तृत रूप में। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। चूंकि पैसे ना होने की वजह से कोई आदमी मांग नहीं कर पा रहा है, तो मैंने क्या किया कि पैसा हटा दिया। अब इस अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं रखेंगे तो कोई मूल्यांकन भी नहीं करना पड़ेगा। कोई वस्तु 2 रुपये की और 2 लाख की नहीं होगी, कोई सर्विस 2 रुपये की और 2 लाख की नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, फिर सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी कि किसी को 8,000 की सैलरी और किसी को 8 लाख की सैलरी, ये भी नहीं देनी पड़ेगी। तो फिर ये इकोनॉमी चलेगी कैसे? क्योंकि पैसा हटा दिया, अब कैसे चलेगी? ये सवाल उठना स्वाभाविक है। अभी तो पैसे से चल रही है भाई, जैसी भी चल रही है, खराब ही चल रही है, पर पैसे से चल रही है। इकोनॉमी तो चलानी होगी, बिना इकोनॉमी के तो होगा नहीं कुछ। बात तो सही है। अब ये चलेगी कैसे, तो उसे मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूँ। इसको पहले थोड़ा थ्योरेटिकल सोचिए, उसके बाद फिर इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आएंगे। थ्योरेटिकल में सोचिए कि चूंकि बिना पैसे के लोग मांग नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप पैसा हटा देंगे और लोगों को मांग करने का अधिकार दे देंगे, तो क्या होगा? तो हर आदमी खुल के मांग कर पाएगा, और वो भी नंबर 1 क्वालिटी और सर्विस की, नंबर 1 क्वालिटी प्रोडक्ट की और सर्विस की। क्योंकि अब पैसे वाली तो रुकावट नहीं है, तो अब वो चीप और लेस क्वालिटी, कम क्वालिटी की वस्तु की तो मांग करेगा नहीं। अब तो नंबर 1 वस्तु की मांग करेगा, नंबर 1 सर्विस की मांग करेगा। हाँ, रुकिए, अभी आपको सवाल जो उठ रहा है मुझे पता है, आपको सवाल ये उठ रहा है ऐसे तो सारे लोग इतनी मांग कर डालेंगे भाई, उसकी पूर्ति कैसे होगी? हाँ, रुकिए, अभी इसको थ्योरेटिकल देखिए कि जिस वजह से मांग ही रुकी पड़ी थी, ये हटा देने से मांग खुल जाएगी, नहीं खुल जाएगी? और इतनी खुल जाएगी कि आपको ये सवाल खड़ा हो गया कि भाई इनकी आपूर्ति कैसे होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई है, इसका मतलब कि मांग खुल जाएगी पूरी तरह से, माने जितनी मांग हो सकती होगी मार्केट में वो मांग हो जाएगी। आज के पैदा हुए बच्चे से लेके और आज के 80, 90, 100 साल के बूढ़े तक, वो जो मांग करना चाहता होगा, चाहे वो स्वास्थ्य की मांग करे, माने चिकित्सा की मांग करे, चाहे वो घर की मांग करे, बढ़िया, और ये जो बोल रहा हूँ सब बढ़िया बढ़िया, चाहे वो स्टेडियम की मांग करे, चाहे वो उद्यान की मांग करे, चाहे वो किसी जॉब की मांग करे, चाहे वो किसी एजुकेशन की मांग करे, चाहे वो बढ़िया खाना पीना कपड़ा सपड़ा, जितनी सब कुछ होता है जीवन के एक बढ़िया चकाचक जीवन के लिए, वो सबकी मांग करेगा। जब सबकी मांग करेगा तो ये मांग सेंटर व्यवस्था में, मतलब क्योंकि जो कि आदमी मांग करेगा तो ये कहीं तो पहुंचेगी, जो व्यवस्था होगी उसके सेंट्रल पोर्टल में ये मांग पहुंच जाएगी। मान लिया ऑनलाइन सारी व्यवस्था है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट में है, तो आपको जितनी भी
मांगें फ्लिपकार्ट में होती हैं वो कहाँ पहुंच जाती हैं, वो फ्लिपकार्ट के सेंटर में पहुंच जाती हैं। तो उस समय समझो कि जो सरकार होगी वो एक सेंटर है और सारी मांगें उस सेंटर में पहुंच जाएंगी, सारी मांगें। तो अब सेंटर को पता चल जाएगा कि हमारे जितने नागरिक हैं उन सबको टोटल मांग कितनी चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितना तेल चाहिए, कितना बर्तन चाहिए, कितना बैंगन चाहिए, कितने जूते चाहिए, कितने स्टेडियम चाहिए, कितने उद्यान चाहिए, कितनी सड़कें चाहिए, कितने वाहन चाहिए, कितना ट्रांसपोर्ट चाहिए, है ना। सब सारा कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उस डाटा के आधार पर। और एक साल में तो डाटा आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि वो एक साल में जितनी मांग करेंगे तो 2-4% प्लस माइनस हर साल उतनी ही मांग होनी है उन चीजों की। तो जब ये मांग पहुंच जाएगी सेंटर में, अब अगला फंक्शन क्या होगा। जैसे आज जो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट में मांगते हो तो आपने इधर से ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, तो अब उसका अगला स्टेप क्या होता है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको वहाँ पता नहीं चलता। वहाँ क्या होता है कि वो जो अमेजोन है उससे बहुत सारे शॉपकीपर जुड़े हुए हैं, जो रिटेल शॉपकीपर है, सब चीज़ के, मोबाइल के, कपड़ों के, जितने भी सारी चीज़ें वो ऑनलाइन बेचते हैं, वो सारे शॉपकीपर ऑनलाइन सब जुड़े हुए हैं। तो वो क्या करता है कि उसने पोर्टल ही ऐसा बनाया है कि वो प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट को बेचने वाला का पूरा असाइन है। तो जैसे ही आप करते हैं तो वो मांग अमेजोन के सेंटर पे भी चली जाती है और वो उस दुकानदार पे भी चली जाती है। अब दुकानदार पे मांग चली गई है तो अब दुकानदार को मालूम है कि मुझसे महीने में, साल में कितने लोग मांग कर लेते हैं। तो वैसे ही वहां जो पोर्टल होगा तो वो सप्लाई की व्यवस्था जिनके पास होगी, शॉपकीपर माने सप्लाई करने वाले, तो उस व्यवस्था में सप्लाई की व्यवस्था उस चीज की जिनके पास होगी, ये मांग उनके पास भी चली जाएगी। एक तो सेंटर में चली जाएगी, एक उनके पास चली जाएगी। अब उनको पता है कि उनको कितनी सप्लाई करनी है, उनको ये भी पता है कि ये चीज कहाँ से बन के आ रही है पीछे, माने इसका प्रोड्यूसर कौन है, फैक्ट्री कहाँ है इसकी, कौन बना रहा है इस प्रोडक्ट को। तो वो मांग को वहां पहुंचा देगा कि भाई इस महीने मुझे इतने टीवी चाहिए, इतने कपड़े चाहिए, इतने बर्तन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी उसका डिपार्टमेंट होगा। उस नई व्यवस्था में हर आदमी के पास एक ही डिपार्टमेंट हम लोग रखेंगे, तो वो उस मांग को उन कंपनी में पहुंचा देगा। और चूंकि मांग बहुत सारी होंगी, एक कंपनी तो पूरा नहीं कर पाएगी, तो उन कंपनी का नेटवर्क भी होगा, उन कंपनी का भी एक सेंटर होगा, वो मांग उस कंपनियों के सेंटर पे, ग्रुप पे चली जाएगी। वहां जो ग्रुप में लोग बैठे हैं उनको मालूम है कि हमारे जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनमें से कौन अभी फ्री है, मतलब किसके पास अभी कम डिमांड है, या और हमें नए प्रोड्यूसर पैदा करने, तो वो नए प्रोड्यूसर पैदा कर देंगे। क्योंकि उस व्यवस्था में कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को सैलरी देनी नहीं है, जिसकी भी सर्विस लेनी है सर्विस भी फ्री है, रॉ मटेरियल भी फ्री है, जितना भी जो भी भारत के अंतर्गत है। तो वो डिपार्टमेंट क्या करेगा कि वो उतनी इकाइयां डालेगा, उतने प्रोड्यूसर डालेगा जितनी मांग आ रही है। तो डाल चुका होगा 100 प्रोड्यूसर, 200 प्रोड्यूसर, उस चीज के जितने भी हैं उतनी इकाई डाल लेगा, उतनी कंपनियां, उतना सब कुछ। तो वो मांग उस ग्रुप के पास पहुंच जाएगी और वो, उनको पता है कि किन किन को हमने कितनी मांग पूरी करने के दे रखा है, तो वो उस मांग को वहां पहुंचा देंगे डिस्ट्रीब्यूट करके। मान लिया जैसे 100 कंपनियां हैं तो 10-10%, 100% जो मांग आ रही है 10% उस कंपनी के पास चलेगी, 10% उसके पास, 10% उसके पास। अब वहां वो उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्हें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो पीछे से रॉ मटेरियल मांग ले रहे हैं, लोग सर्विस वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी डिपार्टमेंट बना हुआ है, जिस कंपनी को जिस प्रकार के जो श्रमिक चाहिए वो उनको बोलेगा और वो वहाँ उनका इंतजाम कर देंगे। वो सब कॉलेज से जुड़े हुए हैं वो सारे डिपार्टमेंट।
कि इस साल कॉलेज में से कितने पास आउट लोग हो रहे हैं, कौन किस क्षमता का जा रहा है, वो सारा डाटा उनके पास है। तो जैसे ही 25 साल के लोग हो जा रहे हैं, ट्रेनिंग व्रेनिंग सब लेकर वो उनको सब पहुंचाते जा रहे हैं। हाँ जी, आप उस कंपनी में चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए, आपका वहाँ काम है, आपका वहाँ काम है, आपका वहाँ काम है, ऐसे करके सब। किसी को ना जॉब के लिए एड़ियाँ रगड़नी पड़ रही हैं, ना कहीं से लोन लेना पड़ रहा है, ना कोई फ्यूचर इनसिक्योरिटी है, कुछ नहीं, आपकी जॉब पक्की है 100%। क्योंकि वहाँ 25 से 50 साल के लोगों को जॉब करना अनिवार्य है, उनकी एक स्किल और इच्छा के आधार की, जो उनका इंटरेस्ट वाली जॉब। तो फिर से मैं बता दूं, आपको मांग करना है, ऐसा फ्री है, सब लोग मांग करेंगे। ये मांग उस पोर्टल के सेंटर में पहुंचेगी, वो सेंटर उसको प्रोड्यूसर तक पहुंचाएगा, प्रोड्यूसर ग्रुप तक, प्रोड्यूसर ग्रुप प्रोड्यूसर तक पहुंचाएंगे, प्रोड्यूसर उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे और उसको प्रोड्यूस करके आपूर्ति वाले डिपार्टमेंट में पहुंचा देंगे, और आपूर्ति वाला उन चीज़ों को जहां से मांग आ रखी थी वहां उसकी आपूर्ति कर देगा। हो गई इकोनॉमी पूरी। इकोनॉमी कहाँ से शुरू होती है? मांग से शुरू होती है और आपूर्ति पर जाके कंप्लीट हो जाती है। आज भी यही होता है कि आप कोई अमेजोन पे कोई ऑर्डर डालते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर उस सेलर के पास जाता है, सेलर उस चीज़ को वहाँ से कुरियर कर देता है, पीछे से उसका इंतजाम करके जहाँ से प्रोड्यूसर है वहाँ से ले लेगा और आपको कर देगा, सामान आपको मिल गया और बात खत्म हो गई। इतनी ही इकोनॉमिक होती है बस। या आपने कोई मांग की, उसका प्रोडक्शन वगैरह होके आपको सप्लाई हो गई, बस खत्म, आपने उसको कंज्यूम कर लिया, इसका सर्कल पूरा हो गया इकोनॉमी का। अब इसमें कहीं भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, मांग करने में आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को भी, क्योंकि इस व्यवस्था में 25 तक के लोग जो हैं, जितने भी हैं बच्चे, वो सब बिना किसी शर्त के उन्हें सब मिलता रहेगा जो भी चाहिए। और 50 के बाद के जितने भी सब बुजुर्ग हैं उनको भी सब ऐसा ही मिलता रहेगा। 25 से 50 के लोगों को एक काम करना अनिवार्य होगा, तो वो उस डिपार्टमेंट में एनरोल्ड होंगे अपनी 25 साल तक की एजुकेशन और वो सब करने के बाद में, और वहाँ उन सिस्टम को पता है कि आप किस योग्य हैं, क्या हैं, वगैरह वगैरह सब, और उस आधार से वो आपसे 4 से 5 घंटे का जॉब काम लेते रहेंगे। इसी के बदले आपको भी और आपके सारे परिवार को भी या समाज के सभी लोगों को भी सब कुछ मिलता रहेगा। ये एक मैंने शॉर्ट रूप में बताई। अब इसको विस्तार से और वो करने के लिए आप संपूर्ण समाधान पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये थोड़ी और विस्तार में है। उससे भी ज़्यादा विस्तार में चाहिए तो आप हमारे यहाँ लाइव यूट्यूब लाइव होते हैं ऑनलाइन, वहाँ पे आप आके आपको जो भी सवाल उठे पूछ सकते हैं। वो यूट्यूब में लाइव होते हैं और वहाँ पे डल जाते हैं, और लोगों को भी वो सवाल होंगे तो उनको भी वो जवाब मिल जाते हैं, उनको भी समझ में आ जाता है। ये समझ में आ रहा है कि अर्थशास्त्र की, खराब अर्थशास्त्र की वजह से कैसे इकोनॉमी ब्लॉक हो रखी है, और क्या करने से ये ब्लॉकेज दूर हो जाएगा और इकोनॉमी फ्रीली ओपन हो जाएगी सबके लिए, नंबर 1 क्वालिटी में, सबके लिए। और ये पूरी वर्ल्ड वाइड व्यवस्था है, मतलब दुनिया के सारे लोगों के लिए खुल जाएगी। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो सही है, समझ में तो कुछ आ रहा है, लेकिन भाई ऐसी व्यवस्था आएगी कैसे? आपके बोलने से क्या होता है? बात भी ठीक है, खाली मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, खाली संदीप महेश्वरी जी के बोलने से तो कुछ नहीं होगा, खाली विवेक बिंद्रा और ऐसे लोगों के बोलने से तो कुछ नहीं होगा, खाली मोदी जी के ऐसे बोलने से कि मेरी गारंटी है अगले 5 साल की, ऐसे तो कुछ नहीं हो जाएगा। उस बात को धरातल पे उतारना पड़ता है। तो ये व्यवस्था को भी धरातल पे उतारने की पूरी प्रक्रिया है, उसको भी मैं यहाँ आपको 5 से 10 मिनट में बता देता हूँ। थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा लेकिन इसको देखें। ये बातें मैं यहाँ विभिन्न माध्यमों से लोगों को पहुँचा रहा हूँ, जैसे अभी एक माध्यम से आपको पहुँच रही है, क्योंकि ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 3 साल हुए हैं इस बात को आप लोगों को रखने में, क्योंकि 2020 से लोगों के बीच हमने जाना शुरू किया, स्टार्टिंग एकदम 0 से किया, और अभी 50,000 लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है। और जिस स्पीड से पहुंच रही है विभिन्न माध्यमों से, आगे माध्यम और बढ़ेंगे,
इसके ऊपर फिल्म भी बनेगी, इसके ऊपर मीम्स भी बनेंगे, इस पर लोग चुटकुले करके भी इस बात को औरों तक पहुंचाएंगे, है ना, अलग अलग माध्यमों से। चौपालों पे संगोष्ठियां भी होंगी। जब ये बात मेन मीडिया में पहुंचेगी तो वहां पर भी ये चर्चा का विषय बनेगा। तो आगे उत्तरोत्तर एक्सपोनेंशियल ये बात आप तक पहुंचने वाली है, बहुत बहुत तरह से। तो आप सोचें कि लगभग 2027 तक ये बात 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। भारत में अभी 100 करोड़ के आसपास वोटर है, और 50 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के पास ये बात पहुंच जाएगी। हर तरह की समझ से कई कई बार पहुंच जाएगी। समाज में जितने भी बौद्धिक लेवल के स्तर के लोग हैं, सबके पास पहुंच जाएगी। सब अपने अपने लेवल से इस बात को समझ लेंगे। जिनको जो सवाल उठेंगे वो भी पूछ लेंगे, बहुत बहुत बार पूछ लेंगे, उनके जवाब बहुत बहुत बार हो जाएंगे। जो इन विषयों के एक्सपर्ट लोग हैं वो भी इसका अध्ययन कर लेंगे, वो भी अपने रिव्यू दे देंगे, है ना। ये सब हो जाएगा 2027-28 तक। फिर हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमें पता चलेगा कि 50 करोड़ के आसपास लोग इसके लिए सहमत हो गए हैं, हम कोई एक सर्वे वगैरह करा के, या आजकल ऑनलाइन भी पता चल जाता है कि इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस आधार पे फिर हम पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल विकल्प के तौर पे हम लोग खड़े होंगे 2029 के इलेक्शन में। उसके एक साल 2 साल पहले ही पार्टी का गठन हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ताकि उससे संबंधित लोगों को सब जानकारी हो जाए सारी चीज़ों को। तो वो जो 2 साल 1 साल 2 साल रहेगा, उसमें भी पॉलिटिकल आधार पे ये सारी चीज़ें लोगों तक जाएंगी विभिन्न माध्यमों से, और ये ट्रस्ट तो पहुंचा ही रहा होगा। तो माने 2029 तक 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बात के लिए सहमत हो जाएंगे, तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो सब हमारी पार्टी को वोट करेंगे। अगर उन्हें ये परिवर्तन लाना है, इस प्रकार की व्यवस्था लानी है जिसे वो समझ गए हैं, जिससे उनके दुख दूर हो जाएंगे सारे, और सबके हो जाएंगे इसमें। क्या गरीब लोगों के तो दुख हैं ही हर एक तरह के, अमीरों के भी कई तरह के दुख होते हैं। पैसे वाले दुख तो उनको नहीं होते, पर और दूसरे बहुत सारे दुख होते हैं। इस व्यवस्था में उन दुखों का भी निरोध है, वो दुख भी यहाँ पैदा नहीं होंगे। ये व्यवस्था ही इस प्रकार की लिखी है मैंने कि इसमें कोई समस्या ही नहीं पैदा होगी। इसमें नगरीय सिस्टम उस तरह से है, इसमें राजनीतिक सिस्टम उस तरह से है, इसमें आर्थिक सिस्टम उस तरह से है, इसमें एजुकेशन मॉडल उस तरह से है, इसमें पारिवारिक मॉडल उस तरह से है, इसमें सामाजिक मॉडल उस तरह से है। जैसा आप चाहते हैं वैसी जिंदगी आपको मिलेगी। इस तरह की ये पूरी व्यवस्था है। अभी जितनी जितनी मैं आपको बता रहा हूँ उतनी उतनी ही नहीं, इससे कहीं ज़्यादा। उसके लिए, उसको समझने के लिए आपको ये डिटेल में इसका अध्ययन करना पड़ेगा, या इसके शिविर भी हम लोगों ने लगा रखे हैं, उसके वीडियो भी इसी यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। वहाँ आप अगर उन सारे वीडियोज को भी देख लेंगे तो वहाँ इसके बारे में भी पूरा आप समझ जाएंगे। तब आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शिविर भी इस तरह से ही कंडक्ट किए हुए हैं कि आपको सब समझ में आ जाए, है ना। तो अब क्या होगा कि जब 50 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको वोट करेंगे तो संसद में, लोकसभा में सारे हमारे जो लोग हैं वो जीत के आ जाएंगे, और वहां जीत के वो एक पब्लिक रेफरेंडम के द्वारा इस नए सिस्टम को पुराने सिस्टम से रिप्लेस कर देंगे, और फिर उसके आधार से आगे व्यवस्था चलने लगेगी। तो धरातल पर भी इसे उतारना बड़ा आसान है। इन बातों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों की समझ में आ गई, सहमत हो गए, फिर इसे पॉलिटिकल वे के रूप में संविधान माने लोकसभा तक पहुंचाना, और लोकसभा में जो लोग पहुंचेंगे, आज के व्यवस्था के आधार पे उन लोगों को ये राइट होता है कि वो संविधान में कोई बदलाव कर सकें, या वहाँ जनमत सर्वेक्षण के आधार से, पब्लिक रेफरेंडम के आधार से, पब्लिक की सहमति के आधार से किसी नए संविधान को, किसी नए सिस्टम को अडॉप्ट किया जा सके, जैसे 1947 में हुआ था। तो 1947 में लोगों ने पब्लिक रेफरेंडम तो नहीं किया था, पर हम लोग पब्लिक रेफरेंडम भी करेंगे।
है ना। उस समय तो अंग्रेज छोड़ के चले गए थे, तो और कोई विकल्प भी नहीं था। जो लोग थे उन्होंने जो तय कर लिया संविधान वगैरह, तो गुलामी में कौन रहना चाहता था, उससे तो सब निकलना ही चाहते थे। तो एक्चुअली उस बात के लिए सब तैयार ही थे कि अच्छा है भाई, अंग्रेज यहाँ से गए और अब हम लोग अपने हिसाब से देख लेंगे, सब चला लेंगे। तो वो भी एक तरह से सहमति थे। पर आज तो ऐसी स्थिति है नहीं कि कोई बाहर के लोग हैं उनको भगा दो, ये कर दो। आज तो सब यहीं के लोग हैं। तो अब तो पब्लिक रेफरेंडम की बिल्कुल एकदम ज़रूरत है। तो पब्लिक रेफरेंडम होगा और उसमें यदि 50% से ज़्यादा वोटिंग सिस्टम चेंज के पक्ष में जाती है तो सिस्टम चेंज हो जाएगा। और जैसा कि आपको मैं बता ही रहा हूं कि हम लोग जाएंगे ही तब राजनीतिक विकल्प के रूप में, तब ये जबकि ये इंश्योर हो चुका होगा, ये निश्चित हो चुका होगा कि लोग चेंज चाहते हैं इस तरह का। तो ये सिंपली चेंज हो जाएगा बिना कोई खून पसीना बहाए, बिना कोई लड़े, बिना कोई झगड़े, बिना कोई किसी को किन्हीं पार्टीज को या किन्हीं लोगों को क्रिटिसाइज किए, किन्हीं लोगों को ब्लेम किए। हाँ, जो नीतियां हैं उनको उनको तो ब्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका तो क्रिटिक्स होगा, उनकी तो जो कमी है वो बतानी पड़ेगी। अभी जैसे मैंने आज के अर्थशास्त्र की कमी बताई, तो हम लोगों के द्वारा कभी किसी आदमी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं होगा। वो आदमी जो कुछ कह रहा है उस पर समीक्षा होगी। तो इस तरह से ये व्यवस्था धरातल पे उतर आएगी आसानी से। तो 2029 के लगभग में उतर आएगी। 2029 से 5 साल का ट्रांजिशन फेज चलेगा, माने आज की व्यवस्था से उस संपूर्ण समाधान व्यवस्था तक पहुंचने में लगभग 5 साल का ट्रांजिशन फेज लगेगा। क्योंकि रातों रात आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांजिट नहीं कर सकते, क्योंकि धरातल पे भी बदलाव करने पड़ते हैं। तो 2029 में यदि लोग पब्लिक रेफरेंडम के द्वारा इस बात को लेकर आते हैं, हम लोगों को वहाँ पहुँचाएंगे, तो हम लोग उस 5 साल के अंदर अंदर में, और वो पहले ही बता देंगे कि ये 5 साल में हम कैसे ये ट्रांजिशन करेंगे, पहले ही बता चुके होंगे, जैसे कि अभी सिस्टम के रूप में पहले ही बता रहे हैं। उन्हीं 5 सालों में 20-20 लाख लोगों के हिसाब से नगर बस चुके होंगे। एक नगर में 20 लाख के आसपास से ज़्यादा जनता नहीं होगी। उनका सब कुछ, उनकी जॉब, उनका सारी सुख सुविधाएं सब वहाँ होंगी। सारे नगर सुख सुविधाओं, समान सुख सुविधाओं के आधार पर होंगे। जो थोड़े बहुत अंतर होंगे वो मौसम इत्यादि, जगह जमीन कैसी है उसके आधार पर बस। तो 5 साल का ट्रांजिशन फेस लगेगा, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना सिस्टम, उतना सब पहुंचने में। और जैसे ही ट्रांजिशन फेज कंप्लीट होगा, संपूर्ण समाधान व्यवस्था 100% लागू हो जाएगी, वर्किंग में चली जाएगी। अच्छा, आपको यहाँ ये भी सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये सब आप तय कर रहे हैं, आप कौन होते हैं? नहीं, मैं नहीं तय करूँगा, और मैं होता भी कोई नहीं हूँ। मैं भी आप ही के जैसा एक आदमी हूँ। बस मुझे ये समाधान निकल गया है तो मैं इसे आप तक पहुँचा रहा हूँ। जैसे किसी भी वैज्ञानिक को कोई सॉल्यूशन निकल आता है तो वो लोगों को रख देता है, फिर लोग चाहें तो उसे कर लेते हैं। मैं भी वही काम कर रहा हूँ कि ये समाधान मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, मेरी जितनी क्षमता है, और लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, और जितनी उनकी क्षमता है वो पहुँचा रहे हैं, और ऐसे ही ज़्यादा ज़्यादा क्षमता वाले लोग इसमें जुड़ते जाएंगे, और ये आप सब तक पहुँच जाएगा। जैसे अभी जिन तक पहुँच रहा है, ये आप लोगों तक पहुँच रहा है। इस सब में मेरे अकेले का योगदान नहीं, मैंने केवल शुरू किया है। बाकी जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का योगदान है इसमें। हो सकता है उनको, उनके नाम को आप ना जानो, उनके उसको ना जानो, क्योंकि नाम वाम उन्हीं का रहता है जो थोड़ा वीडियो पे सामने आते हैं और वगैरह। इसके पीछे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब बैक में। जैसे कोई एक मूवी बनती है तो उसमें 10-20 लोगों को जानते हैं लोग, जो वहाँ पर्दे पे दिखाई देते हैं। बाकी उसके पीछे सैकड़ों लोगों की टीम होती है, जो बाद में बड़ी तेज़ी से 2 मिनट के अंदर अंदर सब चल के निकल जाता है, नाम वगैरह कोई उनको देखता भी नहीं है, लेकिन बहुत लोग होते हैं। तो इसमें भी हैं सब लोग। तो सब लोग मिलकर ही तय करेंगे, मैं अकेला नहीं तय करूंगा। मैं तो मेरा हिस्सा तय कर सकता हूँ, और मैंने मेरा हिस्सा अभी से तय कर लिया है कि मैं तो चाहता हूँ कि ये व्यवस्था आए। अब देखते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग इस व्यवस्था को लाने के लिए
अपना बहुमत तय कर पाते हैं इसका या नहीं कर पाते हैं, ये भविष्य की बात है जब भी होगा। मेरा ऐसा अनुमान है कि 2027 के आसपास तक ये तय हो जाएगा कि आधे से ज़्यादा लोग इसे लाने के लिए सहमत हो जाएंगे। ये व्यवस्था इस प्रकार की है। अब तक जितने भी लोगों ने इस व्यवस्था को पढ़ा है उनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जो इस व्यवस्था के लिए राजी नहीं है। हाँ, उनको एक क्वेश्चन रह जाता है उनमें से कुछ लोगों को कि भाई इतनी मांग होगी उसकी आपूर्ति कैसे होगी, संसाधन तो इतने नहीं है। ये सवाल उनको उठ जाता है। अब चूंकि संसाधन का तो डाटा भी मेरे पास नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से मैं लोगों को ये बात बता पाता हूँ कि भाई संसाधन कम नहीं होते हैं, संसाधन नए नए संसाधन पैदा होते रहते हैं और उनका रिसाइकिल भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं और मैनेजमेंट का तरीका है। तो संसाधन कम नहीं पड़ेगा। कोई इक्का दुक्का में कोई संसाधन कम भी पड़ेगा तो उसमें लिमिटेशन रखेंगे, बाकी में नहीं रखेंगे। लेकिन जो लिमिटेशन होगी वो सबके लिए एक समान होगी। इस तरह की चीज है। समझ रहे हैं ये बात? तो इस तरह से ये व्यवस्था आ जाएगी और ये अकेला मैं नहीं तय करूंगा, लोग जो जो जुड़ते जाएंगे वो तय करते चले जाएंगे। तो ये 100% पूर्ण लोकतांत्रिक रूप से ये व्यवस्था आएगी। पिछली व्यवस्था लोकतांत्रिक रूप से नहीं आई थी, लोगों से नहीं पूछा गया था। शायद दुनिया में कहीं नहीं पूछा गया, शायद ये दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि लोगों से पहले पूछा जा रहा है और फिर ये व्यवस्था आएगी। ऐसा पहली बार होगा। दूसरा कि इसका राजनीतिक मॉडल भी ऐसा ही है कि इसमें राजनीतिक जो ताकत है वो 100% लोगों के पास रहेगी, डायरेक्ट। आज की तरह नहीं कि हमारे प्रतिनिधि वहां हैं, उनके पास वो ताकत है और हमारे पास 5 साल में हमारे हाथ पैर सब कट जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते 5 साल में। 5 साल के बाद बस उस आदमी को हटा के किसी दूसरे आदमी को ला सकते हैं, इतना ही हमारे पास विकल्प है आज की व्यवस्था में। उस व्यवस्था में कोई कानून बनना हटना वो सब हमारे ही द्वारा होगा, हमारी ही सहमति असहमति से वो सारा संचालित होगा। किसी नेता के पास उसकी कोई ताकत नहीं होगी कि वो अपने से वहां पे कोई परिवर्तन कर ले। वो सारे परिवर्तन उसी प्रकार से लोगों की हाँ या ना से गुजरेंगे। और लोगों को जिसको जो समझ है, जो उसे इतनी तो समझ है ना कि ये मेरे लिए कैसा होगा, और वहां गलती हो भी जाए, कानून बन भी जाए, तो वो उस कानून को कभी भी 10% नेगेटिव वोट दे के 10% लोग उसे रोक सकते हैं, कभी भी सीज कर सकते हैं। कुल मिला के 100% हमेशा ही पूरा संविधान और जितने भी लोग इस व्यवस्था में काम कर रहे हैं, हर एक पद आपके यस और नो पर हमेशा निर्भर करेगा। तो पूरे सिस्टम की जो ताकत है 100% वो जनता के पास रहेगी, माने 100% लोकतंत्र है, किसी प्रतिनिधि के पास नहीं रहेगी, आप ही के पास रहेगी। आप जब चाहे जिस पद पर काम करने वाले व्यक्ति को, वो चाहे नेता है चाहे कोई भी है, उसको आप वहां से हटा सकते हैं। उसके प्रोसीजर है, वो आसान से प्रोसीजर है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, कहीं आना जाना नहीं, कहीं कोई धरना हड़ताल प्रदर्शन ये सब करने की जरूरत नहीं। इस तरह की ये व्यवस्था, आई होप कि आपको बहुत कुछ इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। और ज़्यादा विस्तार से हम लोगों के लाइव टेलीकास्ट ऑलमोस्ट शाम को 8 बजे हर रोज़ होता ही है, कभी कभार होता है कि नहीं होता है। उसमें बाहर से वक्ता भी आते हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं, नहीं तो हम लोग भी रखते हैं। क्वेश्चन आंसर होते हैं वहाँ खुल के। आप भी कोई अपनी बात रखना चाहें, अपने प्रश्न पूछना चाहें, जुड़ के पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, उसमें जुड़िए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए कि ताकि इस पर जो लाइव प्रोग्राम होते हैं 8 बजे का, तो उनको टाइम से ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप शाम को 8 बजे से इस पर जो है जुड़ सकें। कभी कभी और टाइमों में भी होते हैं, कभी दिन में भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइमिंग होता है 8 बजे। और उसका नोटिफिकेशन भी पहले ही पहुंच जाता है आपके पास, अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और घंटी का बटन ऑन कर रखा है और यूट्यूब नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं।
बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम से आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में आके बोलेंगे कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें, तो वहाँ के एडमिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे। वहाँ पर भी चर्चाएं चलती रहती हैं लिखित रूप में, जिन्हें व्हाट्सएप में चर्चाएं करना पसंद है। मैं तो अब वहाँ नहीं करता क्योंकि मेरे पास अब उतना समय नहीं है। मैं ऑनलाइन ही लाइव डिस्कशन में आता हूँ, या कोई मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है समय समय पर। मुझे आर्थिक योगदान भी आप कर सकते हैं उसी नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट करके, और इस मुहिम से आप जुड़ भी सकते हैं। आपके पास जो स्किल है, जो क्षमता है, जो कुछ भी है, आप इसमें इसके एक हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए भी आप मुझे इस पर कॉल कर सकते हैं जी। आशा है आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी। इसमें संदीप महेश्वरी जी की भी कोई गलती नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की भी कोई गलती नहीं है। हर आदमी सब जगह फंसे हुए हैं, सबको कुछ ना कुछ दुख है, परेशानी है, सबको पैसे चाहिए, सबको अच्छा जीवन चाहिए, है ना। तो जिनका लीगल हो जा रहा है वो थोड़ा लीगल रूप से जी पा रहे हैं, जिनका नहीं हो पा रहा वो कुछ ना कुछ इलीगल कर ले रहे हैं। हो सकता है डॉक्टर बिंद्रा जी इसमें कुछ इलीगल एस्पेक्ट भी उनके आ जाएं, जब ये चीजें कोर्ट में जाएं, हो सकता है निकल आए, हो सकता है ना निकले। लेकिन वो निकले कि ना निकले, समस्या तो है ना, ये बात है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।